लास्ट मैंने पार्ट 2 में विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के बारे में देखा था, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस या प्रक्रिया को कराया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था सफलता के क्या क्या कारण थे। पहला था विकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण गर्म करने पर डीएनए दो भागों में अलग हो जाता है। उसके बाद देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर दूसरा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सॉरी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम क्या काम करता था, डीएनए को छोटे छोटे खंडों यानी विशेष खंडों में काटने का काम करता था। नंबर थर्ड वाला पॉइंट था कि डीएनए लाइगेज ये क्या काम करता था, डीएनए को जोड़ने का काम करता था। इस कारण से यह तकनीक क्या हुई, सफल हो पाई। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था। अब हम पार्ट 3 में कुछ जैसे देखेंगे आवश्यक सामग्री, क्या क्या सामग्री होती है जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में आवश्यक पदार्थ, अच्छा हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में आवश्यक पदार्थ लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों की बात है कि तो पहला है लाइटिक एंजाइम। क्या है लाइटिक एंजाइम? ये लाइटिक एंजाइम क्या काम करता है, यह सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जानते हैं, सेल वॉल क्या होती है, पौधों प्लांट सेल में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जंतुओं में पाई जाती है ना, को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने का कार्य करता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं। हमने बताया पहला होता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम क्या होता है, यह सेल मेम्ब्रेन अथवा सेल वॉल को नष्ट करने का काम करता है, जिसके कारण हम जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल सके ना। पहले क्या होता है, एक कोशिका होती है, कोशिका में जो ये बाहरी परत होती है इसको सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं। पौधों में जो होता है सेल वॉल होता है, जंतुओं में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है। इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमको पहले इसको गलाना पड़ेगा ना, तो वो गलाने का काम करता है लाइटिक एंजाइम करता है, ठीक है। हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के होते हैं या निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक है, हालांकि दोनों हिंदी में लिखे हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, हिंदी लिख दो यार, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी। अच्छा ये नष्ट किसका होता है, यह नष्ट किस एंजाइम, किस लाइटिक एंजाइम के द्वारा होता है, जो उसका नाम था वह लाइटिक एंजाइम है, वह लाइटिक एंजाइम है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम के जरिए यह अपनी सेल वॉल को नष्ट कर रहा था, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किस एंजाइम के द्वारा, किस लाइटिक एंजाइम के द्वारा नष्ट होती है, तो वो है लाइसोजाइम, ठीक है। नष्ट किसके द्वारा होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा इस लाइसोजाइम एंजाइम को हम लोग लाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम कहते हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अच्छा बात करते हैं पौधों वाली किस, यानी प्लांट सेल, कल हमने लिखवाया था ये सब। प्लांट सेल में जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा अब इसको
इसको गलाने के लिए कौन सा लैक्टिक एंजाइम यूज करते हैं, वो है नष्ट किसके द्वारा लैक्टिक एंजाइम द्वारा होता है, तो वो है सेलुलेज। लास्ट में ASE लगा देंगे, लेज, इसके द्वारा नष्ट होती है। और अच्छा एक था कवक था ना, कवक, कवक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो वो होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अच्छा नष्ट किस लैक्टिक एंजाइम द्वारा होता है, नष्ट जो होता है वो होता है काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम द्वारा नष्ट। समझ पा रहे हैं पूरा, पूरा का पूरा समझ पा रहे हैं ना। तो पहला था लैक्टिक एंजाइम, पहले वाले प्रोसेस में यानी कि आवश्यक पदार्थ में पहला था लैक्टिक एंजाइम। या निम्न प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्लांट, तीसरा कवक, और भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो रिकॉम्बिनेंट तकनीक कराए जाते हैं इनकी हम कराए। नंबर 1 हो गया, नंबर दूसरे पे आते हैं, नंबर सेकंड है विदलन, विदलन एंजाइम, एंजाइम क्लीवेज एंजाइम, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक शब्द होता है विदलन। ये विदलन एक्चुअली में होता क्या है, तो विदलन एक प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे ये इसमें अलग है और उसमें अलग होता है। ह्यूमन में क्या होता है, जब मेल मादा और नर एक युग्मक, क्या युग्मक, युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है, 2n संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। यह द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब इस जाइगोट में तेजी के साथ विभाजन होता है, तेजी के साथ विभाजन होता है, विभाजन होता है समसूत्री विभाजन के समान, समसूत्री विभाजन के समान। मतलब कि इसमें विभाजन तो होता है, लेकिन किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी के साथ में होता है, जिसके कारण इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत तेजी से, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन ना कर करके हम लोग कहते हैं विदलन, विदलन। समझ पा रहे हैं, क्लीवेज, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। जब 2n संरचना का निर्माण होता है ह्यूमन में, ठीक है, यूट्रस गर्भाशय में, तो उसमें तेजी के साथ विभाजन होता है जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, लेकिन कैसा होता है, बहुत तेजी के साथ में होता है। इसको हम समसूत्री विभाजन ना कह करके क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही माजरा है, विदलन एंजाइम की बात हो रही है, नॉट विदलन। समझ पा रहे हैं। अगर हम विदलन एंजाइम की बात करें तो ये क्या काम करता है भाई, यह डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है, में तोड़ने का कार्य करता है। अच्छा जो एंजाइम तोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा क्या होते हैं, डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूटने का काम करते हैं। समझ पा रहे हैं। अच्छा ये भी 3 प्रकार के होते हैं, विदलन एंजाइम क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ये लिखेंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। और नंबर 3 होता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। समझ पा रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया रोल इसका होता है, ठीक है।
पहले हम एक एक को समझ लेते हैं, एक जो न्यूक्लियस का क्या काम होता है। तो यहाँ पे डीएनए के सिरों पर काम करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। डीएनए के सिरों पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ सिरों पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सिरों पर न्यूक्लियोटाइड, सिरों पर न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम करता है, हटाने का कार्य करता है, लिख लेना आप लोग, हटाने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यार, देखिए मान के चलते हैं कि ये क्या है आपका डीएनए है भाई, क्या है डीएनए, एक होता है 5 डैश, एक होता है 3 डैश, एक होता है ये वाला आ गया, ये 5 डैश हो जाएगा और ये आ गया 3 डैश हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं डीएनए का एक सिरा 3 डैश होता है, दूसरा सिरा क्या होगा 5 डैश होगा। अगर डीएनए का दूसरा सिरा 3 डैश है तो 5 डैश होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, इनके सिरों पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा देख लें, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आप लोग बार बार बताना पड़ता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाती हैं, फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर को ऐसे लिखते हैं क्योंकि उसमें शुगर लगा होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो डीएनए होता है वो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बराबर फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा, उसके साथ में एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से फॉस्फेट समूह, उसके बाद प्लस पेंटोस शुगर, उसके बाद यहाँ पे एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ता है, हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड द्वारा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड द्वारा आपस में ऐसे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, ठीक है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड लगेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ मान लीजिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर है, इसके साथ में एक साइटोसिन वाला नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर है, उसके साथ में ग्वानिन जोड़ने का काम करता है। इस ग्वानिन को इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड गार्ड करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाती है, एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो इन्हीं को हटाने का काम कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ठीक है। जो किनारे यानी सिरों पर क्या होते हैं, जो 5 डैश सिरों पर जो न्यूक्लियोटाइड बैठे होते हैं, उनको हटाने का काम कौन करता है, वो होते हैं आपके ये वाले। समझ एंडोन्यूक्लियस की बारी, इसका काम क्या होता है, ये डीएनए को बीच से तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कार्य करता। तो ये क्या काम करता है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारा डीएनए है, तो बस अच्छा ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, ये क्या है आपका डीएनए, ठीक। अब इसको बीच से तोड़ने का काम कौन करता है, ऐसे कुछ ये वाली सिरा ऐसे आती है, ये वाली अगर जैसे मान के चलते हैं इधर कहीं और तोड़ना है तो इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, डीएनए को बीच से तोड़ने का काम करता है, ठीक है। समझ गए ना, पूरा का पूरा समझ गए, इस प्रकार से तोड़ने का काम करता है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखने के लिए हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको पूरा समझाना पड़ेगा। तो देते हैं नंबर 3 वाला, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष खंड, यह क्या काम करता है, विशेष खंडों पर काटने का काम करता है, विशेष खंडों पर काटने का कार्य करते, विशेष खंडों पर काटने का कार्य करते हैं, जिन पर श्रृंखला में, दोनों श्रृंखला में लिखना चाहिए, दोनों श्रृंखला में अयुग्मित
अब न्यूक्लियोटाइडों पर इन पर न्यूक्लियोटाइडों के पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिलते हैं। सीक्वेंस मिलते हैं, खंड मिलते। आगे लिखते हैं दोनों जीवों में एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। दोनों धीरे समान, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, पूरा का पूरा देखिए। विशेष खंडों पर काटने का काम करते हैं जिन पर दोनों श्रृंखला में अयुग्मित बेस हो, अर्थात जिन पर न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोम खंड मिलते हैं। अब ये पैलिंड्रोम खंड क्या होते हैं हमने बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे G A A T T T, ठीक। उसके बाद यहाँ पे A T T G, और इस तरह जैसे मान लीजिए C A T, इस प्रकार से। और दूसरा वाला जो खंड है यहाँ पर वन के साथ में साइटोसिन एडेनिन, उसके बाद गुआनिन थायमिन, गुआनिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन, ठीक है। इस प्रकार से पूरे के पूरे खंड इस प्रकार से, ठीक है। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं, जो ऊपर भी वही हो नीचे भी वही हो, ऊपर भी वही हो नीचे भी वही हो, उनको कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो देखिए भाई क्या होते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है EcoR1। यह एंजाइम क्या काम करता है, यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। यह क्या काम करता है, गुआनिन और एडेनिन के बीच क्या काम करता है, के बीच काटने का काम करता है, काटने का कार्य करता है, ठीक है। तो पहले ये इसको अगर छोड़ा जाएगा तो ये जाएगा, पहले देखेगा कि भैया गुआनिन और एडेनिन कहाँ है। एडेनिन तो है लेकिन गुआनिन नहीं, गुआनिन और एडेनिन यहाँ पे है और कहीं पे है गुआनिन एडेनिन नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाली श्रृंखला में देखेंगे कहीं पे गुआनिन एडेनिन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन मिल रहा है और ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यह ऐसे विशेष खंडों पे काटने को मिलते हैं जहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो, अर्थात पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मान करते हैं। ये हमारा एक पिन है, इसे मान करते हैं यहाँ पे एडेनिन थायमिन गुआनिन, फिर से एडेनिन थायमिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन, ठीक है। कुछ इस प्रकार। अब दूसरी वाली श्रृंखला में क्या होगा, थायमिन के साथ में एडेनिन थायमिन गुआनिन, इसके साथ में एडेनिन थायमिन साइटोसिन एडेनिन। मतलब ऊपर जहां से एक क्रम शुरुआत है, इस तरफ से देखेंगे जहां से एक क्रम शुरुआत है, अगर इस तरफ से देखने पे वही क्रम मिले उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए मिल रहा है एडेनिन थायमिन, अच्छा एडेनिन थायमिन, उसके बाद क्या है गुआनिन एडेनिन, गुआनिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन, गुआनिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन, उसके बाद थायमिन। जी हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। पहली बात तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्लियर हुआ, यानी कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस को समझने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा, विशेष खंडों पे काटना है जिस पर दोनों श्रृंखला में एक और दो ही, दोनों श्रृंखला में अयुग्मित बेस, अभी देखो हम मिलाते हैं अयुग्मित बेस, इन पर न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं। इन्हीं पर क्या होते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पहली बात तो मिलते हैं, मिलने के बाद जब डीएनए काटता है तब जाके अयुग्मित बेस मिलते हैं। अच्छा हम इसको चल रहे हैं काटने, तब देखते हैं अयुग्मित बेस मिलता है। देखिए इसमें अगर हम एक एंजाइम लेते हैं EcoR1, यह गुआनिन और एडेनिन के बीच में काटने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था एक टिक लगाया था और एक यहाँ पे टिक लगाया था, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में गुआनिन और एडेनिन है, ठीक है। तो
इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। उसके बाद यह एक और ये वाला पोर्शन आपका आएगा, मिल रहा है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस पहले देखिए तो यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन और यहाँ पे एडेनिन, यानी कि इस क्रम में चले यहाँ तक, सिर्फ 4 खंड तक। ठीक है, अगर इसकी एक खास बात होती है तो 4 खंड में काटेगा या फिर 6 खंड में काटता है, इसकी यह भी खास बात है। तो अगर हम एडेनिन से लेकर थायमिन तक इस दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर भी इस दिशा में चलेंगे, एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन, एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन। वाह क्या बात। अच्छा, एक और खंड मिल रहा था, साइटोसिन में मिल रहा था। तो जहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखता है वहीं पर काटने का काम करता है, समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से काटने का काम करता है। अब बात करते हैं अयुग्मित बेस पेयर क्या होते हैं। अयुग्मित बेस पेयर, अयुग्मित मतलब जिसमें अगुणित हो, यानी कि उसका जोड़ा ना मिले, उसको बोलते हैं अयुग्मित। एडेनिन का जोड़ा कहाँ मिल रहा है भाई, ये तो कट चुका है, यानी कि ये भी अयुग्मित बेस पेयर हुआ। फिर से एडेनिन का जोड़ा कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी अयुग्मित बेस पेयर हुआ। थायमिन का भी अयुग्मित बेस पेयर हुआ, थायमिन का भी अयुग्मित बेस पेयर हुआ। लेकिन साइटोसिन का बेस पेयर है जिसका नाम है ग्वानिन, एडेनिन का बेस पेयर है जिसका नाम है थायमिन, साइटोसिन का बेस पेयर जिसका नाम है। ठीक है, इधर भी वही प्रक्रिया, इसका बेस पेयर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, यानी कि इनको कहा जाता है अयुग्मित बेस पेयर। पूरा का पूरा समझ गए? अयुग्मित बेस पेयर क्या होते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं, जहां पर एक तरफ से जाने पर जो सीक्वेंस मिले दूसरी तरफ आने पर वही सीक्वेंस मिले, उनको हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इनको काटने के लिए, इस जो डीएनए है इसको काटने के लिए एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। काहे करे करते हैं भाई, ताकि दोनों सिरे समान, अर्थात इसको समझने के लिए हमको इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। लास्ट वाला पॉइंट ये था कि दोनों जीवों में एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग, अर्थात हमने बात किया था एक होती है जीवाणु सेल, बैक्टीरिया सेल, ठीक है, इसमें क्या होता है प्लाज्मिड होता है। इसके प्लाज्मिड को थोड़ा सा बाहर निकालो तो, चलो भाई हमने इसके प्लाज्मिड को बाहर, हम लोग जानते हैं यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है, थायमिन के साथ में एडेनिन जुड़ता है। इसी प्रकार से क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि ये भी डीएनए है ना, ये भी तो डीएनए है, तो ठीक है, तो इसी प्रकार से लगे होते हैं। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, इसमें डाल दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक विशेष खंड पर काटने का काम करता है, जिसे मान करते हैं ये इसमें प्लाज्मिड में EOR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम डाल दिया है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है, यह ग्वानिन और एडेनिन के बीच में काटने का काम करता है, ठीक है, जिसे मान करते हैं कि यहाँ से इन्होंने काट दिया। चलिए भाई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और इधर ये वाला बड़ा रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से काट देंगे, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इसी EOR1 को कोई अनदर बैक्टीरिया होगा या फिर कोई अनदर डीएनए होगा, कोई अनदर डीएनए होगा, जब ये वाला पोर्शन जब कैसे कटा रहेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ कटा रहेगा। अर्थात इसमें भी EOR1 डालेंगे और इसमें भी EOR1 डालेंगे, तभी इस शेप में कट पाएगा। अर्थात अगर इसमें 4 खंडों पर कटा है तो इसमें भी 4 खंडों पर कटेगा, ठीक है। यही था EOR1 एडेनिन और ग्वानिन के बीच में काटने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लास्ट वाला पॉइंट पूरा क्लियर हुआ कि एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रयोग करेंगे अगर हम इन दोनों को जोड़ना है तो। अब पता लगा EOR1 जगह कोई और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रयोग कर दिए, ये काट रहा था 4 और 6 के बीच में, अगर वो काट दिया 8 और 10 के बीच में तो गलत हो जाएगा। उसके बाद
हो सकता है ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ना काट करके थायमिन और साइटोसिन के बीच में काट दे तो एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रयोग करते हैं। अर्थात पहला हम लोगों ने पढ़ा लाइटिक एंजाइम, नंबर दूसरा पढ़ा विघटन के बारे में, नंबर दूसरा ये विघटन के बारे में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले हम लोगों ने देखा था लाइटिक एंजाइम कोशिका को भेदने का काम करती थी या फिर नष्ट करने का काम करती थी। नंबर सेकंड था विघटन क्लीवेज एंजाइम, ये क्या काम करता था, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटने का काम करता था। इसमें 3 प्रकार थे। पहला था एक्सोन्यूक्लियस, सिरों पर कार्य करता था, न्यूक्लियोटाइड को हटाता था। नंबर सेकंड है एंडोन्यूक्लियस, जो बीच से काटने का काम करता था डीएनए को। नंबर थर्ड है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यह विशेष खंडों पर काटने का काम करता था, विशेष खंडों, ठीक है, विशेष खंडों पर काटने का काम करता था, ठीक है। अब नंबर थर्ड आता है, ये क्या है सर, आवश्यक पदार्थ है। क्या क्या पदार्थ होते हैं, पहला तो हम लोग एंजाइम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड है संश्लेषी एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम, ये क्या काम करता है, डीएनए के संश्लेषण में हेल्प करता है, डीएनए के संश्लेषण में सहायक। बहुत लोगों को पता होगा कि संश्लेषण माने क्या होता है, संश्लेषण माने अभी तक नहीं पता है। संश्लेषण मतलब होता है बाबू बनना, संश्लेषण मतलब बनना। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे खंडे हैं, तो देखिए एक होता है डीएनए लाइकेज, डीएनए पॉलीमरेज, यह एंजाइम होता है, एंजाइम। यह एंजाइम कब कार्य करता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है। अभी इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने लमसम पढ़ाया था, डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और नंबर सेकेंड वाला जो होता है एंजाइम, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे लिख देंगे एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे मान लीजिए एमआरएनए होता है, फिर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, अतः इस प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो उस बारे में मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, यहाँ पे मत देखिए। आरएनए द्वारा डीएनए अणु का निर्माण होने क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लास्ट में एज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। तो संश्लेषण एंजाइम ये दोनों थे, पहला था डीएनए पॉलीमरेज, नंबर सेकंड था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, डीएनए से डीएनए अणु का निर्माण करता है, यानी कि छोटा सा डीएनए है, इसको बड़ा बनाने के लिए इस एंजाइम की मदद लेते हैं, उसके बाद बढ़िया सा डीएनए बन जाता है, बड़ा वाला डीएनए बन जाता है। उसके बाद अगर हमको एमआरएनए प्राप्त है या फिर आरएनए प्राप्त है, इसमें एक एंजाइम डाल देते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल देते हैं। यह क्या काम करता है, डायरेक्टली डीएनए में बदल देता है, आरएनए से डीएनए में बदलने का काम करता है। एक तो नंबर 4 पे चलेंगे, जिसको हमको बताना पड़ेगा। संश्लेषी एंजाइम में हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाने का काम करता है, छोटा डीएनए से बड़ा डीएनए बनाने का काम करता है। और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए एमआरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब नंबर 4 पे आते हैं, क्या किस पे आते हैं, नंबर 4 क्या है भाई, थोड़ा सा इसको भी देखिए। नंबर 4 होता है डीएनए लाइगेज, जिसमें लास्ट में एएसई एज लगा हो, उसको हम लोग एंजाइम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान जाने की एंजाइम देगा, चार्ट दे देगा, उसमें कहेगा निम्न रूप से एंजाइम है, लास्ट में देखेंगे जिसमें एज लगा होगा वही एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करता है, यहाँ डीएनए को एक सिरे से दूसरे सिरे, एक
सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने, बस जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब नंबर 5वें पे आते हैं। 5वां है फॉस्फेटेज एंजाइम। अब इसका क्या रोल होता है भाई? फॉस्फेटेज एंजाइम का तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यह वृत्ताकार डीएनए में 5' सिरे पर क्या काम करता है? PO4 यानी कि इसको बोलते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉस्फेट समूह को हटाने का काम करता है, हटाने का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि फिर से यह वृत्ताकार गोल बना दिए, वृत्ताकार डीएनए बना सके। ठीक, समझ में आ रहा है पूरा पॉइंट? यह वृत्ताकार डीएनए में क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ 5' नॉट 3' पर। ये हमारा क्या होगा? प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, इसका हम एक सिरा मान लेते हैं, कोई 5' है, यहाँ पे कोई 3'। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5' सिरा है, जहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, ये वाला पोर्शन पहले बाहर निकलता है, उसके बाद क्या होता है? अंदर आता है ना। तो ये 5' हुआ, ये 3' हुआ, ये भी 5' हुआ। तो यहाँ 5', ये 3'। यहाँ पर क्या होगा? जो कि न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट समूह होता है, पेंटोज शुगर होता है, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। इन तीनों को मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड में ये जो फॉस्फेट समूह होता है, जो 5' सिरे पर पाया जाता है, इनमें क्या होता है? इनके फॉस्फेट समूह को निकाल देता है। उसके बाद यहाँ पे जो 3' वाला फॉस्फेट समूह बचा है, वो बचा रहता है। ठीक है, तो चलिए भाई, हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसकी तरह कुछ इस प्रकार से कट जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? फॉस्फेट समूह भी चला गया, और यहाँ पे कुछ देखने को। ठीक है, और इस जो यहाँ पे जो 5' रहता है, यहाँ पर भी जो फॉस्फेट समूह था, ये भी आप आराम से, यहाँ पर भी पी था, यहाँ पर भी पी था, दोनों के दोनों बाहर निकल गए। यहाँ पे देखिए डीएनए काटा हुआ है, बस देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3'। तो 3' पे क्या होता है? फॉस्फेट समूह बचा रह जाता है, जबकि 5' पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों 5' कहलाते हैं, ये और ये 5', ये और ये 3'। 5' वाला जो फॉस्फेट समूह है, वो क्या काम करता है? बाहर निकल जाता है। किस एंजाइम के जरिए? फॉस्फेटेजेज एंजाइम के जरिए। ठीक है, 3' वाला नहीं बच पाता। अच्छा, क्यों निकलता है? क्योंकि भाई जब दूसरा आकर के जब इसमें ज्वाइंट होगा, तो फिर से ये वृत्ताकार डीएनए में परिवर्तित हो सके। समझ में आया? नोट कर लीजिए, तो इसको मिटा करके एक पॉइंट उसको बता देते हैं। बस एक पॉइंट है जिसका नाम है वाहक डीएनए। वाहक डीएनए, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब वाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए क्या होता है? यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज वायरस, अलग इसका बैक्टीरिया से नाम है, तो बैक्टीरिया मत समझिएगा, वायरस में पाया जाता है, में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस में होता है। अभी बताते हैं क्या होता है। यह एक जगह से दूसरे जगह डीएनए को ले जाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है।
अब देखिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों पड़ा। तो एक वायरस होता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, हेक्सागोनल शेप होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद इसका ऐसे ऐसे, तो इसमें एक जेनेटिक मटेरियल भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो यह जब इसको रिप्रोडक्शन या फिर अपने सेंटर को बढ़ाना होता है तो ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ये बैक्टीरिया हो गई, इसमें होता है प्लाज्मिड, इसके जेनेटिक मटेरियल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छा, जब इस पे अटैक करता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो वायरस होता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, कुछ इस प्रकार से बन गया। आइए देख लेते हैं। ये था बैक्टीरिया, इसमें था इसका प्लाज्मिड, ये था जेनेटिक मटेरियल, और इसका जब आया तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेगी ये बैक्टीरिया, सोचती है कि अच्छा ये हमारा यह लगता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये हमारे वाला है, इसको अपने साथ जोड़ करके इसको भी अपने काम में लगा दो। ये बहुत ही बुद्धू टाइप की होती है। जो बैक्टीरिया होती है वो थोड़ा सा कम दिमाग होता है उसके पास, उसके अंदर कुछ भी जाता है अपना समझने लगती है, ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को भी इसने अपना समझने लगा। उसके बाद अगले वाले प्रोसेस में क्या होता है, ढेर सारे जब इसको अपने साथ में जोड़ लेता है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जोड़ लिया। जब इसके साथ में जोड़ लेता है तो नए नए प्रकार के आधे इसके होंगे और आधे बैक्टीरिया के होंगे ना, आधे किसके होंगे, बैक्टीरिया के होंगे। उसके बाद जब ये दो सेल्स मर जाती है उसके बाद नए नए प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस। कौन से वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस। जब बाहर निकलते हैं तो अपनी इस नुमा संरचना से ऐसे ही बाहर निकलते हैं। साथ में जो इसके जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अगर जूम करके देखें तो ठीक, उसके बाद इसमें आधा इसका वाला रहेगा और आधा इसका वाला रहेगा, ठीक है। तो वाहक डीएनए हम किसे कहते हैं, इसका डीएनए इस जगह से चल करके दूसरे जगह पे पहुंचता है, दूसरे वाले वायरस पे पहुंचता है, इसको हम वाहक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। संख्या को इसी प्रकार से बढ़ा था। अब जो प्रत्येक खंड दिख रहे हैं, प्रत्येक खंड से नए नए बैक्टीरिया वायरस बाहर निकलते हैं, ठीक है। वाहक डीएनए यही कहलाते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार बताएंगे जब आगे टॉपिक मिलेगा तो, हालांकि ये आगे है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी है इसलिए वीडियो यहीं तक हो पाएगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।